हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे और तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर्स भी देख लिए होंगे। जिन्होंने भी वॉच नहीं किया है प्लीज़ एक बार वॉच जरूर करिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लेक्चर्स। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन भी किया है, जिसमें मोशन टॉपिक का और फ्रिक्शन का पुराने पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस किया है। बहुत जल्दी हम क्वेश्चन सीरीज भी लेकर के आएंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है ना। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बात करी थी कि क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी देखा, चार्ज देखा, उसके बाद आज हम कूलॉम्स लॉ की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कल हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है जहां पर हम चार्जेस की रेस्ट पोजीशन की बात करते हैं, यानी कि यदि हमारा आवेश स्थिर अवस्था में है तो वह कौन कौन से बल लगाता है, उसकी प्रॉपर्टी तब क्या होती है, वो जब स्टडी करते हैं तो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, या कि आपकी फिजिक्स में कहें, हिंदी में कहें तो स्थिर वैद्युतिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। जब भी हम किन्हीं भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, यानी कि कहा था कि इस प्रकार वह कारक या फैक्टर जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे में लाने या रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। कल मैंने कहा था जैसे यदि आप पेन को अपने सर पर रगड़ते हो तो वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, यानी कि जब आपने रगड़ा तो ये क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। तो वही चार्ज का जो जनरेशन है वो कहां से हो रहा है कि यदि आप किन्हीं भी दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो या उनको संपर्क में ला रहे हो तो उससे क्या होता है, उनके अंदर अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है वही इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है या विद्युत आवेश कहलाता है। तो यह हमने कल देख लिया था। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि चार्ज्ड क्या होता है, ठीक है, चार्जिंग क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फिर देखा था हमने चार्ज हमारे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। उसके बाद हमने ये देखा था कि क्या होता है, चार्ज जो होता है जनरेट होता है। उसके बाद हमारे दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। आज हम देखेंगे, देखो चार्ज कैसे आया वो हमने देख लिया, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं वो हमने देख लिया। अब ये जो दो चार्ज हैं आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, या कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपस में क्या बल लगाते हैं, इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो जो बताया था वो कूलॉम्स ने बताया था। तो इसीलिए जो कूलॉम्स का नियम है वो क्या बताता है कि इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। वो जो बल है वो उनके चार्ज के जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, मल्टीप्लिकेशन के, वैल्यू के, मैग्नीट्यूड के, और उनके डिस्टेंस के, उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आइए देखते हैं, कूलॉम का नियम कहता है इट स्टेट्स दैट टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, हम सपोज करते हैं कि दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है, दोनों ही स्थिर आवेश हैं। स्थिर आवेश हमने पहले ही कहा है कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्थिर आवेशों की ही बात होगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर। अब देखो यदि दो चार्ज हैं तो दो ही चीज होगी, या कि वो अट्रैक्ट करेंगे या कि रिपल करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करने वाले हैं, और यदि दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो भी वो अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेकिन यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, यदि दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सन होगा, ठीक है। लेकिन यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या होगा, वहां पर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में होता है, एक मेल फीमेल, आज के टाइम पे सब पॉसिबल है, बाकी मैक्सिममली जो अट्रैक्शन होता है वो तो अपना एक प्लस और एक माइनस के बीच में होता है, ठीक है, वैसे याद रखेंगे अपन। और एक माइनस यदि एक प्लस है तो भी वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यदि हमारे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो भी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट या रिपल करते हैं ईच अदर विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या है, प्रोपोर्शनल है, साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सपोज करिए इसको ऐसे अपन सॉल्व करते हैं, आपको मैं बताती हूं।
सपोज करिए कि ये आपके दो चार्ज है, ठीक है। सपोज करिए कि आपका दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज करो वो क्या है, आपकी R है। दो चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस R है, मतलब कि दो कोई चार्ज रखे हुए हैं किसी दूरी पर, R दूरी पर सपोज करो रखे हुए हैं, ठीक है। अब जब दो चार्ज जो है R दूरी पर रखे हुए हैं तो हमारा कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम का नियम कहता है कि भाई यदि दो चार्ज हैं तो उनके बीच बल भी लगेगा। अब वो बल का प्रकृति या वैल्यू कैसा होगा वो अभी हम देखने वाले हैं। जो हमारा फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ये क्या होता है, विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यदि Q1 की वैल्यू सपोज 2 दी होती 2 कूलॉम और Q2 की दी होती 4 कूलॉम, तो हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, यानी कि जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसका मल्टीप्लीकेशन के क्या है, प्रोपोर्शनल है, साथ ही उनकी डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अपन वो भी सब करेंगे, ठीक है। तो क्या देखा हमने, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ Q1 इंटू Q2 के, साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन दोनों को यदि हम मिला दें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई क्या बन गया, R स्क्वायर। अब यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगी तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ये जो K होता है, इस K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल, K की वैल्यू पूछता है एग्जाम में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये जो K की यूनिट भी, अब देखो इसके आगे यूनिट भी लगेगी ना, यूनिट क्या लगने वाली है, देखो यूनिट रटना नहीं है, पहले ही दिन बताया था, रटने की जरूरत नहीं है, अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो K की यूनिट चाहिए अपन को, अब F इंटू आर स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय जाएगा कूलॉम इंटू कूलॉम, तो कूलॉम स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम की पावर -2, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई K की। पूछता है कई बार एग्जाम में सिर्फ वैल्यू और कई बार यूनिट भी पूछता है, ठीक है। चलिए K की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, यदि आपका दो आवेश है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कुछ भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, यदि आपके दो आवेश हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल है भाई इस चीज पे भी तो डिपेंड कर रहा है। अभी हमने देखा कि IF इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करेगा भाई, ये तो परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी का मतलब है कि आपका माध्यम कैसा होने वाला है। यदि वैक्यूम है, निर्वात है या नॉर्मल हवा है तो वहां पर बल ज्यादा लगेगा, लेकिन यदि मैं कोई मीडियम डाल दूं, दो चार्ज के बीच में मैं एस्बेस्टस डाल दूं या कोई भी मीडियम लगा दूं, तो भाई जाहिर सी बात है कि बल की वैल्यू कम हो जाएगी, कम बल लगेगा, है कि नहीं। अभी जैसे सपोज करो ये यहाँ पर चार्ज है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एयर है, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स काफी ज्यादा होगा। लेकिन यदि मैंने यहाँ पे कोई मीडियम डाल दिया तो क्या होगा, हमारी फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारा जो ये K है, ये K किस पे डिपेंड करता है, K की वैल्यू जो है परमिटिविटी पे डिपेंड करती है। K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी का मतलब समझ रहे हो, वो कितना परमिट करेगा। यानी कि सपोज करो कि यदि एयर है तो वहां पर ज्यादा परमिशन मिलेगी उसको पूरा फोर्स लगाने की, लेकिन यदि एस्बेस्टस डाला है तो परमिशन कम हो गई क्योंकि कोई एक सॉलिड माध्यम आ गया बीच में, है ना। तो परमिटिविटी का मतलब है कि वो उसको कितना परमिट कर रहा है ज्यादा फोर्स लगाने के लिए। तो जो K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, साथ में यूनिट भी पूछेगा, तो आप यूनिट के लिए कंफ्यूज नहीं होगे। देख रहे हो कि जो K है आपका, K और एप्सिलॉन क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो K की यूनिट थी उसी को आप यहाँ पर उल्टा करके लिख दो। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर है, तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है।
क्लियर हुआ? या कि हम लिख सकते हैं n टू द पावर -1 टू द पावर -2 कूलॉम की पावर -2। ये हो गई एप्सिलॉन की वैल्यू। तो इस कूलॉम्स नियम से क्या क्या पेपर में पूछता है? आपका पूछता है इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ठीक है, एकदम इजी इजी। के की वैल्यू पूछता है, के की यूनिट पूछता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछता है और उसकी यूनिट पूछ लेता है। क्लियर हुआ? कभी भी पूछा जाए कूलॉम्स का नियम क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या है, तो ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है भाई, हमको इतना पता होना चाहिए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, जहां पर हमारा Q1 Q2 जो है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, हमारा जो दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला बल है। ऐसा समझो ना कि एक बल है भाई, दो चीज रखी हुई है, उनके बीच में बल लग रहा है, सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे वहां पर F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई R स्क्वायर था, वैसे यहाँ पर है। यदि वो याद है तो ये भी आपको याद रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि यदि किन्हीं दो आवेशों पर बल लग रहा है तो वो क्या है, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लीकेशन के, और उनकी डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कहेंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर? यही था हमारा कूलॉम्स का नियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने देख लिया कि कूलॉम्स का नियम क्या है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कूलॉम्स के नियम के बाद क्या आता है हमारा, ठीक है। चलिए कूलॉम्स लॉ के बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या कहेंगे फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। Area around an electric charge in which another charge experiences an attraction or repulsion force। अब एक बात बताओ, हमने अभी अभी देखा कि F इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि जो दो चार्जों के बीच में लगने वाला बल है वो कूलॉम्स जी ने दिया था। कूलॉम साइंटिस्ट ने बताया था कि यदि कोई दो चार्ज हैं तो इनके बीच यदि लगने वाला जो बल है, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि यदि आप जिनको जितना पास रखोगे इन पे लगने वाला बल उतना ज्यादा होने वाला है। ये दोनों क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, यानी कि बल जितना ज्यादा होगा दूरी उतनी कम होगी, और दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना कम होगा। दो चार्ज को आप जितना पास में रखोगे बल उतना ज्यादा होगा, और जितना दूर में रखोगे बल उतना कम होगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जहां पर कि ये दोनों आवेश आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करते रहें। ऐसा नहीं है कि हमने R इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दिया तो लगने वाला बल ही जीरो हो गया, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर दो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव कर सके, ठीक है, या करते हैं, वो कहलाता है आपका विद्युत क्षेत्र। और E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। F का मतलब है फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और Q मीन्स चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। यदि इनके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो हम फोर्स की जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mLT टू द पावर -2, और कूलॉम जो होता है कैसे आएगा? कूलॉम को हम ऐसे निकाल सकते हैं, अभी करंट अपन ने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। I इज इक्वल टू जो होता है ना, करंट इज इक्वल टू होता है Q बाई T, ठीक है। तो हमारा Q इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू T। तो हम Q का चार्ज का मतलब कितना हो जाएगा? I एम्पियर, करंट को हम एम्पियर लेते हैं और टी को हम क्या लेते हैं? कैपिटल टी समय को। तो mLT टू द पावर -t डिवाइडेड बाई आ जाएगा AT, और यदि हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो mL a टू द पावर -1 t टू द पावर -3। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या क्वेश्चन बनता है? कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र का डायमेंशनल
फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। देखो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कहे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। अभी हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या है। यदि कोई भी दो आवेश Q1 Q2 रखे हुए हैं तो उनका जो आवेश का एक क्षेत्र है जहां तक कि वह बल अनुभव कर सकता है, वो बल कैसा भी हो सकता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का, वही क्षेत्र आपका कहलाता है विद्युत क्षेत्र। अब उस क्षेत्र की तीव्रता कैसी है ना, इंटेंसिटी कैसी है, वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। कितना तेज है उस फील्ड में, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यदि मैं डिफाइन करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a location is the force experienced by a unit charge placed at that location। देखो मैं समझाती हूँ। यदि अभी हमने देखा है ना E, अभी हमने देखा कि F जो है, जो हम लगने वाला बल है, F इज इक्वल टू क्या, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी कि जो बल लग रहा है भाई कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, अभी अभी हमने देखा। साथ ही जो बल लग रहा है वो चार्ज के भी प्रोपोर्शनल है। यदि मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो F प्रोपोर्शनल टू QE होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो F इज इक्वल टू KQE होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो यहां से यदि मैं E की वैल्यू निकाल लूं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, E निकालना है तो F के बाद नीचे जाएंगे दोनों, तो F अपॉन KQ हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, 1/K को हम K लिख सकते हैं, तो F/Q। अब देखो, अब आपकी जो डेफिनेशन कह रही है, क्या कह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह तीव्रता है जहां पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल भी इकाई हो, तो वही आपकी क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। यानी कि यहां से हम डेफिनेशन निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे कि यदि क्या कह रहा है, एकांक धनावेश पर, यदि सपोज करो 1 कूलॉम का क्या है, ये आपका चार्ज है, इस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते जाऊं इतना बढ़ाऊं कि इस पर लगने वाला बल भी कितना हो जाए, 1 न्यूटन का हो जाए, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी यूनिटी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू K इंटू 1/1। भाई एक चार्ज हमने क्या लिखा, 1 कूलॉम का चार्ज है, उस पे हमने 1 न्यूटन का बल लगाया ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो 1 हो, क्योंकि डेफिनेशन ही कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वह है जहां पर क्या होता है, रखे गए इकाई धनावेश द्वारा किया गया बल भी, अनुभव भी जो हो उसका इकाई का हो। तो ऐसे समझना कि ये इकाई तो K की वैल्यू आ गई 1। अब यदि K इज इक्वल टू 1 मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा F/Q, और यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी कि जब एकांक धनावेश पर लगने वाला बल भी इकाई होता है तो आपका कहलाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। सामान्य भाषा में समझने के लिए आपको समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता एक्चुअल में कितनी है, वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास।